गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग कॉमन ईडर्स करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आज की जो क्लासेस होगी वो सारा का सारा बेस्ड होगा कॉमन ईडर्स पर। सेंटेंसेस काफी छोटे लिखे जाए होंगे, लेकिन जो रूल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसा ही सेंटेंस मैंने लिखा है बोर्ड पर जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और वो सेंटेंस फिर मैं बता रहा हूँ काफी छोटा है, लेकिन रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप रूल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स में उन रूल्स पर बेस्ड कॉमन एरर्स किस तरह से पूछे जाते हैं। ये जो रूल्स है ये आपको आगे एग्जाम्स के पेपर में काफी हेल्पफुल प्रूफ होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स। ठीक है, और यहाँ मैंने टैग कर दिया कॉमन एरर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन एरर्स अगर आप सीखते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको इंग्लिश के हर एक सेक्शन में हेल्प पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वाज। ये अपने क्वेश्चन को लिखा गया। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन एरर्स सॉल्व करने का एक बेसिक सा रूल्स होता है, वो आप समझ लें, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस। ठीक है, हम लोग सेंटेंस में कुछ रूल्स आए समझ में ना आए, लेकिन सिंगुलर, प्लूरल और टेंस इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर यूज होना है। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। और टेंस कहने का मतलब कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हो तो आगे भी प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट में शुरू हो तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगेन हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, बस पर चढ़ने के तुरंत बाद महेश आस्क्ड द कंडक्टर, महेश ने कंडक्टर से पूछा दैट इफ ही न्यू, कि क्या वह जानता था वेयर द म्यूजियम वाज, कि म्यूजियम कहाँ था। ठीक है, गौर करके देखिए, हम लोगों ने नरेशन चैप्टर पढ़ा था और कंजंक्शन भी पढ़ा है। तो नरेशन में भी रूल समझाया था मैंने आपको और कंजंक्शन में भी कि आस्क्ड कहीं भी सेंटेंस में लिखा मिले इसके बाद इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद दैट लिखा मिले तो वो एरर होता है। गौर करके देखिए, यहाँ सेंटेंस में आस्क्ड का यूज किया और आगे सेंटेंस में क्या लिखा, दैट। यहाँ दैट को हटा लेंगे, मेरा इफ सही हो गया, क्योंकि इफ या वेदर हम लोग आस्क्ड के बाद यूज करते हैं, आस्क्ड के बाद कभी भी दैट का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। Why did people get so much annoyed? बोलता है लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं, ऐसे पास्ट में है मतलब क्यों हो जाते थे। इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन, यहाँ तक कि छोटे से भड़कावे पर, इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक कि छोटा सा कोई किसी को भड़का भी देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बात जांच की होती है। ठीक है, ये सेंटेंस का हिंदी हो गया, लेकिन हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमें चलना अपने रूल्स पर। ठीक है, देखना इस सेंटेंस में एरर कहाँ आया। ठीक है, Why did people get so much annoyed even at a little provocation is a matter of investigation. गौर कीजिए, यहाँ लिखा why और यहाँ लिखा did। तो जब भी सेंटेंस WH से शुरू हो और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सेंटेंस में ना स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, वैसे लोग जिन्हें स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव ना समझ में आए तो इतना तो समझ सकते हैं कि इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव हुआ तो सेंटेंस का जो पंक्चुएशन होगा वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, गौर करके देखिए, यहाँ क्या यूज किया, फुल स्टॉप। ठीक है, ये क्या यूज किया यहाँ, फुल स्टॉप, और सेंटेंस मेरा क्या है, इंटरोगेटिव। तो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और फुल स्टॉप दे दे इंटरोगेटिव साइन की जगह तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ डिड पास्ट में था तो वर्ब को क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। वहां क्या हो जाएगा, गेट की जगह गॉट। मेरा सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस बनेगा Why people got so much annoyed। ठीक है, ये हो गया मेरा सही सेंटेंस। फिर से समझिए, अगर आपको ये ना समझ में आया तो हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे Who are you, अगर हम ये सेंटेंस लिखे तो यहाँ पे क्या लगा, पंक्चुएशन में इंट्रोगेटिव साइन आया। तो जब भी WH के बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया हेल्पिंग वर्ब तो आगे सेंटेंस में क्या लगा, इंट्रोगेटिव साइन। अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है, तो मेरा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इधर और वर्ब इधर, हु यू आर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शी हैड ऑफर्ड अ टेम्पोररी असाइनमेंट बट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, शी हैड ऑफर्ड अ टेम्पोररी असाइनमेंट
उसने एक टेम्पोररी असाइनमेंट को ऑफर किया, बट सी टर्न्ड इट डाउन, लेकिन उसने इसे इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह सिर्फ परमानेंट ऑफर को ही स्वीकार करेगी। ठीक है, गौर करके देखिए फिर सेंटेंस में, सी हैड ऑफर्ड मतलब उसने ऑफर किया, और आगे क्या लिख दिया, सी टर्न्ड इट डाउन मतलब उसने ही इनकार किया। मुझे ऑफर किया और मैंने इनकार किया, ये होना चाहिए था ना। यहां क्या कर दिया, उसने ऑफर किया और उसने इनकार कर दिया, गलत। सेंटेंस को फिर से समझिए, कोई चीज मुझे ऑफर किया गया होगा तब तो मैं उसे इनकार करूंगा ना। तो सेंटेंस होना क्या चाहिए था, पैसिव वॉइस में, और यहां सेंटेंस बना क्या दिया, एक्टिव वॉइस में। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, सी हैड बीन ऑफर्ड मतलब उसे टेम्पोररी असाइनमेंट ऑफर किया जा चुका था, लेकिन उसने इसे इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह परमानेंट ऑफर को ही या असाइनमेंट को स्वीकार करेगी। है समझ में? तो एग्जाम में क्या करता है कि आपको पैसिव की जगह एक्टिव स्ट्रक्चर लिख देता है, और आपको ये समझना होता है कि वहां पर एक्चुअली स्ट्रक्चर का हिंदी क्या आ रहा है। तो पैसिव स्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप सेंटेंस की मीनिंग को गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज इज अ ड्रीम फॉर मेनी, बोलता है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना बहुत लोगों का एक सपना होता है, बट द एग्जाम इज नॉट अ जोक, लेकिन इसकी जो परीक्षा होती है वो एक मजाक नहीं है। एंड सैडली फॉर मेनी इट कंटिन्यूज टू जस्ट बी अ ड्रीम, और क्या कह रहा है, फॉर सैडली दुख की बात तो ये है कि बहुत लोगों के लिए ये लगातार जारी रहता है एक सपने के ही तौर पर। इट इज अ राइगरस प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया है काफी कठोर है, कठिन प्रक्रिया है। दैट टेक मैसिव फोकस एंड डेडिकेशन, जिसमें बहुत ही ज्यादा फोकस की जरूरत होती है और डेडिकेशन समर्पण की भी जरूरत होती है। अब देखिए सेंटेंस तो इतना बड़ा लिखा गया, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में ईरर काफी छोटा सा है, काफी छोटा। गौर कीजिए, ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज इज, जब सेंटेंस V4 से शुरू हो जाए, ठीक है, तो वर्ब मेरा सिंगुलर होता है, तो यहाँ इज सिंगुलर यूज किया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बट द एग्जाम फिर सिंगुलर है तो उसके लिए भी इज का यूज किया, मतलब वहां भी सेंटेंस सही है। फिर आगे चलते हैं। इट सिंगुलर होता है तो कंटिन्यूज, यहां भी सिंगुलर वर्ब यूज किया, मतलब ये भी सही है। यहां लिखा इट और फिर लिखा इज, तो इट सिंगुलर है तो इज भी सही है, सिंगुलर में यूज किया। आगे देखिए, दैट टेक तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म हो गया ना। अब सेंटेंस में मैंने आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया था, ठीक है, हु विच दैट के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। तो दैट के पहले यहाँ क्या लिखा, प्रोसेस तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, टेक्स। बस इतना ही से मेरा काम बन गया। तो इसीलिए मैं समझा रहा था कि एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है ना, खासकर बैंक का कॉमन ईरर, तो इसमें आपको सिंगुलर, प्लूरल और टेंस इसको ज्यादा फोकस करना होता है। मेरा वर्ब सिंगुलर में चल रहा था और अचानक से प्लूरल आ गया, तो वहां मुझे चेक करना था कि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है या नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब को भी हमने सिंगुलर में चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर ए फेयरली, रॉन्ग नहीं, लॉन्ग होगा, ठीक है। इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, उसे अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक सुनने के बाद, वी वेयर फेल्ड टू अंडरस्टैंड, हम लोग यह समझने में विफल रहे, व्हाट ही वाज हार्पिंग ऑन, कि वह किस चीज की रट लगा रहा था। ठीक है, सेंटेंस क्या बोला, इवन आफ्टर हियरिंग फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसकी बातों को सुनने के बाद, वी वेयर फेल टू अंडरस्टैंड, हम लोग यह समझने में असफल रहे, व्हाट ही वाज हार्पिंग ऑन, वह किस चीज की रट लगा रहा था। ठीक है, तो यह तो सेंटेंस हो गया मेरा। अब इसमें फिर देखना ईरर है कहां, गौर करके देखिए। यहां क्या लिखा, वी वेयर फेल्ड, तो पैसिव वॉइस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V3। गौर करके देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, वी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, वेयर, और V3 क्या यूज किया, फेल्ड। वाज वेयर के साथ V4 लगाते हैं, लेकिन लिखा V3 लिखा मतलब पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इतने का हिंदी क्या निकलेगा, वी वेयर फेल्ड, मतलब हम लोगों को विफल किया गया। सही है सेंटेंस। उसकी बातें लंबे समय तक सुनने के बाद हम लोगों को विफल किया गया, कोई मतलब निकल रहा है, बिल्कुल ही नहीं। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना होगा, यहां से वर्ड को हटाना होगा। जैसे ही वर्ड हटेगा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव में चेंज होगा, और हिंदी क्या निकलेगा, हम लोग विफल रहे। आई बात समझ में। इवन आफ्टर हियरिंग फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम,
वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड, हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि वह किस चीज की रट लगा रहा था। अब आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 days पास्ट, 4 दिन बीत गए, सिंस आई केम टू माई होम टाउन, जब से मैं अपने होम टाउन लौटा हूं छुट्टियों पर। ठीक है, यही सेंटेंस का हिंदी हुआ। गौर कीजिए कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को, ठीक है, या दो क्लॉजेस को सिंस से जोड़ा गया। ठीक है, एक क्या है 4 days पास्ट, 4 दिन बीत गए, यह एक पार्ट हुआ। दूसरा क्या लिखा, आई केम टू माई होम टाउन, मैं अपने होम टाउन लौटा। तो जब दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ रहा है, सिंस से। और रूल क्या कहता है कंजंक्शन में, मैंने आपको यह भी रूल पढ़ाया था कि जब दो सेंटेंसेस को सिंस से जोड़ते हैं तो सिंस के पहले वाला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट के परफेक्ट में ट्रांसलेट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब हैज, हैव और V3। यहां देखिए क्या लिखा, V2 लिखा ना, ये तो गलत हो गया। यहां पे होना क्या चाहिए था, हैव। सेंटेंस क्या बनेगा, 4 days हैव पास्ट, सिंस के पहले हैज है V3 प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद V2। तो यहां देखिए केम V2 में ही फॉर्म किया है, मतलब ये सेंटेंस अब सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। द कस्टमर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पेंडिंग मनी, कस्टमर को पैसे खर्च करने से रोका गया। एंड एडवाइज टू सेव अ सर्टेन अमाउंट डेली, और सुझाव या सलाह दिया गया कि एक निश्चित अमाउंट आप प्रतिदिन बचत कीजिए। ठीक है, यही सेंटेंस का हिंदी हुआ। गौर करके देखिए इस सेंटेंस में इधर कहीं दिख रहा है, कुछ समझ में आए या ना आए। मैंने आपको एंड का रूल सिखाया था कि जब कभी सेंटेंस में एंड लिखा मिले तो एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होता है। ठीक है, गौर करके देखिए, एंड के पहले क्या लिखा, द कस्टमर वाज प्रिवेंटेड, पैसिव वॉइस में आ गया, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हो गया मेरा V3। तो वाज वर्ड के साथ V3 लगा, मतलब पैसिव, कस्टमर को रोका गया। यहां तक तो हिंदी सही है। अब एंड के बाद देखिए डायरेक्ट क्या लिखा, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ना। ठीक है, तो एंड के पहले जब मेरा सेंटेंस पैसिव में चला था तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए था, पैसिव वॉइस। तो यहां पे सही यूज क्या होना चाहिए था, एंड वाज एडवाइज्ड। सेंटेंस क्या बनना था सही, द कस्टमर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पेंडिंग मनी, कस्टमर को पैसे खर्च करने से रोका गया। एंड वाज एडवाइज्ड टू सेव अ सर्टेन अमाउंट, और उसे सलाह दी गई तो एक निश्चित रकम को बचत करे। आए समझ में। तो ये कुछ रूल्स थे ग्रामर्स के जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना होगा। ये रूल मैंने आज इसलिए समझाया क्योंकि जब आप एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जाएंगे या प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स इसी से बेस्ड या इसी पर बेस्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। बोल क्या रहा है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जानकारी बैंकर या बैंक ऑफिसर के लिए आवश्यक होती है क्योंकि उन्हें वहां के लोगों की भाषा को समझना होता है। ठीक है, यही सेंटेंस का हिंदी हो गया। अब हमें देखना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक नाउन का रूल पढ़ाया था। ठीक है, नाउन एंड केस चैप्टर में, और ये बहुत कॉमन सा रूल होता है और ये आपको लगभग हर एग्जाम में मिल जाएगा कॉमन ईयर में। ठीक है, जैसे हम एक पहले एग्जाम्पल एक समझाते हैं आपको। जैसे लिखा है भारत की राजधानी, ठीक है, बस इतना ही लिखा गया। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यही बोले ना। तो ध्यान से फिर से समझिए, भारत की राजधानी, तो हमने क्या बोला, द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मेरा नाउन हुआ, फिर ऑफ आया और इंडिया नाउन हुआ। कैपिटल ऑफ इंडिया, नाउन ऑफ नाउन, ये स्ट्रक्चर था मेरा। तो आपने क्या बोल दिया, द कैपिटल। मतलब यहां समझ में आएगा, नॉलेज नाउन हुआ, फिर ऑफ आया और रीजनल लैंग्वेज नाउन हो गया। तो जब भी सेंटेंस नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पर चले तो आपने क्या किया, पहले वाले नाउन के पहले द लगाया। और यहां देखिए पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल दिया ही नहीं गया था। तो हमें क्या करना था, यहां नॉलेज के पहले द को प्लेस कर लेना है। सेंटेंस क्या होगा, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ये हुआ मेरा सेंटेंस अब सही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेंटेंस चल रहा हो तो पहले वाले नाउन के पहले मोस्ट ऑफ द केस में द ही आना है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हम आर्टिकल ए का भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल
अबाउट एनीवन एल्सेस प्रॉब्लम। बोल रहा है क्या कि जो सेक्रेटरी है वर्कर्स यूनियन का, उसने अपनी ये प्रतिक्रिया दी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वह बहुत ही सेल्फिश है और जो भी कोई दूसरे लोग हैं उनकी परेशानी को ये न के बराबर ध्यान देती है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि सेंटेंस में ईरर कहाँ है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये सेंटेंस पढ़ने पर नो ईरर लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे सेंटेंस को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको इसका आंसर जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जिन्होंने आंसर फाइंड आउट कर लिया, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने क्या कहा कि कॉमन ईरर को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस। चलिए देखते हैं। रिमार्क्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ और यहां लिख दिया दैट। ठीक है, तो जैसे ही मेरा स्ट्रक्चर भी टू दैट में शुरू हो जाए, भी टू और दैट में शुरू हो जाए, मतलब ये क्या हुआ, नरेशन हो गया। ठीक है, तो जब मेरा सेंटेंस नरेशन के पार्ट में आ गया और सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ, तो आगे भी मेरा फॉर्मेशन क्या होना चाहिए सेंटेंस का, पास्ट में। ठीक है, गौर कीजिए, यहाँ इज प्रेजेंट लिख दिया, गलत हो गया। इज का पास्ट क्या होना चाहिए था, वहां वॉज। हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, वॉज, तब मेरा सेंटेंस सही होगा। गौर करके देखिए आगे, केयर्ड भी टू यूज किया ना, तो मेरा शुरुआत भी पास्ट में हुआ, एंड भी पास्ट में हुआ, तो मिडिल पार्ट जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच का है वो भी क्या होना चाहिए था, पास्ट में ही होना चाहिए था, और वहां प्रेजेंट का यूज किया था, इसीलिए वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब जो लोग किसी चीज से असंतुष्ट होते हैं, गुस्सा में होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिसिडेंट। तो बोलता है कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के असंतुष्ट सोर्स थे। ठीक है, उन्होंने कहा एट वन स्टेज द रमन राव एंड चंद्रशेखर हैड इवन आस्क्ड द डिसिडेंट ग्रुप टू सजेस्ट सुटेबल नेम्स। ठीक है, कि एक बार ऐसा हुआ कि रमन राव और चंद्रशेखर ने यहां तक मांग कर बैठा कि आप ही लोग ये सुझाएं कि कोई भी क्या कह रहे हैं, सुटेबल नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना सेंटेंस की बात, लेकिन हमें देखना है कि इस सेंटेंस में एरर है कहाँ। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या चीज ध्यान में रखेंगे, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस। ठीक है, यहां देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या लिखा, इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स। तो यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया, पूरा एक सब्जेक्ट हुआ ना, महत्वपूर्ण कांग्रेस असंतुष्ट सोर्स। ठीक है, तो ये तो मेरा सिंगुलर रहा। जब सिंगुलर रहा तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए था, या तो ए, या तो एन, या तो द आर्टिकल आना चाहिए था। और इंपॉर्टेंट में आई वॉवेल है, तो हमें यहाँ पे क्या प्लेस करना होगा, एन। एन इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड। ठीक है, उन्होंने कहा एट वन स्टेज, एक समय या एक पूरे कहते हैं ना, एक जगह पर आकर या एक समय पर आकर, कि रामाराव हो या चंद्रशेखर हैड इवन आस्क्ड द डिसिडेंट ग्रुप, उन्होंने असंतुष्ट दल से यह बोल भी दिया कि आप ही लोग सुइटेबल नाम दल को सजेस्ट करें। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। तो आप ये नहीं समझिए कि सेंटेंस छोटा है, आप ये समझकर पढ़ेंगे कि ये रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स आने ही वाले हैं, 2-3 महीने के बाद आपका सारा एग्जाम्स कंटिन्यू फॉल करेगा, तो आप इन रूल्स को ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें, और हमेशा कॉमन ईयर्स या क्लोज टेस्ट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व करने के पहले इन सारे रूल्स को एक बार रिकॉल कर ले, तब उसे सॉल्व करें। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये समझ में आएगा कि एरर्स कहाँ हैं, रेक्टिफाई कैसे करना है, और पॉजिटिव मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।